हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पर कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला कहते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 गति के नियम को। गति के नियम के अंतर्गत हमने समझा गति के होने वाले कारक, दैट इज फोर्स, बल को। फिर हमने उस पर ही आधारित गति के लिए अलग अलग कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, एंड किस कंडीशन में बल गति करा पाएगा, किस कंडीशन में नहीं करा पाएगा, किस कंडीशन में बल जो है कितनी तेजी से गति करा पाएगा। अर्थात हमने इससे संबंधित देखा संवेग, इससे संबंधित हमने देखा जड़त्व, हमने इससे संबंधित न्यूटन के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नियम को समझा। अब इस सिलसिले में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आने वाली दिक्कतों के समाधान की। मतलब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक डोरी से जुड़े दो वस्तुओं की गति को, मतलब मास एंड पुली की बात करने जा रहे हैं हम इस सेशन के अंदर, क्योंकि हमने जितने भी इससे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमने अलग अलग सेशन में स्प्लिट किया हुआ है, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत ना आए। तो भैया आप चाहे जेईई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो या फिर जो स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना तय है, फिक्स है यहां से न्यूमेरिकल्स आने, एंड होते आसान है, हम स्किप करके चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या तो उलझा हुआ क्वेश्चन होगा, चलो छोड़ देते हैं। बट इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वन सेशन एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम में समझा, उसी के अगला वर्जन ये भी एफबीडी का ही पार्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम का ही पार्ट है, लेकिन यहां पर 36 दलों में नहीं, यहां पर जो होगा पुली के माध्यम से टेंशंस को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस मास एंड पुली को। सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं ये है क्या अल्टीमेटली मास और पुली। तो भाई ये है, देखिए ये है पुली और ये है मास। क्या कहलाता है भाई? तो एक सीधी सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर कुएं में से पानी निकालना है तो बोले निकाल लो, लेकिन मैं कहता हूं आसानी से निकालना है, तो हमने कहा भाई ये काम करो, फिर यहां पे एक इस तरीके से पुली लगा दो। पुली मतलब एक गोल घिरनी है ना, कुछ और नहीं है भाई। और इस पे से एक जो भी रस्सी जिसके सहारे आपको क्या करना, पानी निकालना है, ये नीचे गई। अब क्या करना भैया, तो इस रस्सी में नीचे की तरफ यहां पे बकेट, बाल्टी बंधी हुई है। अब एक व्यक्ति यहां से इसको खींच रहा है, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ जो है mg बल लग रहा है और ऊपर की तरफ इसमें टेंशन लग रहा है, ठीक है। और यही टेंशन के साथ में कोई व्यक्ति यहां से क्या करोगे, इसको खींच रहा होगा। तो आपको क्या लगता है, एक इस तरीके से कोई वस्तु को खींचो, मतलब बाल्टी को खींच रहा हो कुएं में से ऐसा हाथ करके ऐसा सीधे, और एक पुली के जरिए खींच रहा हो, कौन सा आसान प्रतीत होता है आपको? तो आपको समझ में आएगा कि भाई पुली के जरिए उस ऑब्जेक्ट को, मतलब इस बाल्टी को, पानी से भरे हुए बाल्टी को खींचना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही हमने उसको एक पुली के सहारे खींचना शुरू किया, कंपैरेटिवली आसान हो गया। नो डाउट मुझे इस mg को ही ऊपर की तरफ हैंडल करना है, मतलब ऊपर की तरफ लाने वाला जो बल है वो mg ही है, लेकिन ये पुली लगाने की वजह से मुझे थोड़ी सी मदद प्राप्त हुई। वो मदद कैसे प्राप्त होगी, क्या होगी वो मदद, हम इन सभी चीजों की करना चाहते हैं बात, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ हेवी एलिमेंट्स, कुछ हेवी ऑब्जेक्ट्स को नीचे उतारने के लिए भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इस तरीके से पुली लगी होती है। जैसे कुछ बड़ी बिल्डिंग्स में आप देखेंगे, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती हैं जब, तो सामान को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए भाई कोई कैसे ढो ढो के ले जाएगा, तो बिल्डिंग पे पुली लगा देते हैं और उसके जरिए एक बकेट, एक टब जैसा नीचे होता है, उसमें सामान भरी है, वो खींच लेता है, चला गया ऊपर। तो हम इसी से संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एक नाम ही है ये, क्या, मास एंड पुली प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जैसे हमने बात कही थी टेंशन की, उसी तरीके से यहां पर भी आएगा टेंशन। टेंशन का मतलब क्या भाई, कि अगर आपने कोई एक फोर्स लगाया है और वो किसी स्ट्रिंग के जरिए, किसी धागे के जरिए, किसी डोरी के जरिए दूसरे मास तक जाके जुड़ता है, तो उस डोरी पर महसूस होने वाला बल ही क्या कहलाता है भाई, टेंशन फोर्स, ठीक। देखिए, तो हम टेंशन और इसके बारे में पहले से वाकिफ हैं, तो एक केस लेते हैं जहां से हम समझना प्रारंभ करेंगे। हमने ऐसा कहा
कि असमान द्रव्यमान की वस्तुओं की घर्षण रहित घिरनी से ए व बी, दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, किसी घिरनी P से गुजरने वाली हल्की डोरी से लटकाए गए। क्या कहा हमने? हमने कहा कि एक ये घिरनी है P, ठीक है, एक हल्की डोरी कौन भाई? ये रही। हल्की डोरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई डोरी का भी द्रव्यमान होगा, डोरी का भी मास होगा, तो इसका भी वेट आ जाएगा, तो इसलिए इसको हल्की कह ले रहे हैं। अर्थात ऐसा कहना चाहते हैं कि बी जो ऑब्जेक्ट है और ए जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के मासेस के कंपैरिजन में ये जो रस्सी लटक रही है इसका मास नेग्लिजिबल मान लूंगा मैं, कि इसका मास जो है वो नगण्य है। तो इस अवस्था में मुझे समझ में आती है बात कि अगर ये नीचे जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है दिस इज बी, एंड यहां पर एक ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है दिस इज ए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस कंडीशन के अनुसार जो मास 2 है, मतलब m2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? m1 से। m2 बड़ा मास है, तो भाई मुझे एक बात पता है कि जो इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लगेगा, वेट जिसको कहते हैं, वो होगा m2 टाइम्स ऑफ g। ये इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, ये इसको नीचे की तरफ पुल करेगा। जब ये इसको नीचे की तरफ पुल करेगा और m1 हल्का है, मतलब ये m1g जो है, इसमें भी ये जो बल लग रहा है वो नीचे की ही तरफ लग रहा है। m1 भी नीचे आ रहा है, m2 भी नीचे आ रहा है, लेकिन ये दोनों एक धागे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो एट द फाइनली मुझे समझ में आता है कि भैया ये m2 भारी होने के कारण जो प्रभावी बल लगेगा, जिधर मुझे विस्थापन देखने को मिलेगा, जिसकी दिशा में त्वरण देखने को मिलेगा, वो दिशा कौन सी होगी? m2 वाली। बी ऑब्जेक्ट जिस दिशा में चल रहा होगा उसी दिशा में प्रभावी मुझे त्वरण मिलेगा, मतलब ये मिला त्वरण। अब जब m2g नीचे लग रहा है तो इसको एक रोकने के लिए लग रहा है भैया टेंशन, यही टेंशन इसके ऊपर भी आएगा, इस स्ट्रिंग के ऊपर भी। किंतु बात को समझे तो मुझे प्रतीत होता है कि डोरी से जुड़ा होने के कारण, अगर ये डोरी से जुड़ा नहीं होता तो m1g नीचे गिर जाता, लेकिन डोरी से जुड़ा होने के कारण अगर आप इसको खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा ना। मैं डोरी को इधर m2 को नीचे खींच रहा हूं तो ये m1 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। मतलब जो ये त्वरण होगा m1 में वो ऊपर की दिशा में हो रहा है, जबकि जो त्वरण हो रहा है m2 में वो नीचे की दिशा में हो रहा है। इन दोनों के लिए जब मैं FBD की बात करूं, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूंगा, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं क्या? तो देखिए, मैं सिर्फ ए की बात करता हूं, ऑब्जेक्ट ए की। FBD में तो कहते हैं भैया फ्री बॉडी डायग्राम में क्या कि भाई इसमें डिपेंड नहीं करता कि दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, आप तो इसके ऊपर लगने वाले बलों की बात कीजिए। तो मैंने कहा नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ कौन भाई? तो ऊपर की तरफ T, टेंशन, और एक्सीलरेशन भी किधर मिल रहा? ऊपर की ही तरफ मिल रहा। यही दो बल इसके ऊपर कार्यरत है। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि प्रभावी बल कितना होगा। तो प्रभावी बल, एक बात समझिए, चल किधर रहा है? टेंशन की तरफ, तो टेंशन ज्यादा होगा ना m1g से। अगेन आई एम रिपीटिंग, विस्थापन या त्वरण किस दिशा में होती? जिसका बल का मान ज्यादा हो। यह टेंशन भी एक तरीके का क्या है? बल है, यह तनाव बल है। तो विस्थापन किधर होगा? क्या कहते हैं आप? विस्थापन उधर ही होगा ना जिधर का बल ज्यादा है। मतलब इसमें समझ में आ रहा है ना आपको कि T जो है वो ग्रेटर देन किससे? mg से। अर्थात मैं अगर लिखूं इक्वेशन फॉर्म में, तो T अगर पॉजिटिव है तो mg नीचे लग रहा है तो mg नेगेटिव हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आता होगा। T अगर ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, तो mg किधर दिख रहा है? नीचे। तो जिस डायरेक्शन में T है उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव। अच्छा, ये किसके बराबर होगा भाई? तो ये जो इसमें है ना बल होगा वो किसके बराबर होगा? ma। परिणामी बल नीचे लग रहा है, बल को माइनस कर दूंगा, T में से मिल जाएगा। ma के बराबर यही मिलेगा, T माइनस mg इक्वल्स टू ma। और यू कैन से T इक्वल्स टू m, इसको इधर भेजेंगे तो g प्लस है। T इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? mg प्लस a, है ना। इस m को इधर भेजी तो आपको दोनों में से m कॉमन मिल जाएगा। अल्टीमेटली एक बात समझ में आती है, वो ये कि a की गति के लिए T माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। अच्छा, तो मैं अब इसमें प्रयोग कर लेता हूं 1 1 1। क्यों 1? फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट a के लिए।
सिमिलरली अगर मैं एफबीडी बनाने की कोशिश करता हूं किसकी, सेकेंड ऑब्जेक्ट की, सेकेंड मतलब क्या, बी की अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं, अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट की अगर मैं बनाता हूं तो सेकेंड ऑब्जेक्ट में क्या आपको प्रतीत होता है, देखिए यहीं से कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। यहां पे इसके ऊपर लग रहा फोर्स mg, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इसमें लग रहा है टेंशन T, लेकिन यहां पर त्वरण किधर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ mg। तो इसका मतलब समझ में आ गया, mg इज ग्रेटर दैन, m2g इज ग्रेटर दैन किससे भाई, तो T से, T से m2g बड़ा है, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है और त्वरण भी नीचे ही हो रहा है। तो मैं ऐसा कह लूंगा ना, फाइनल कितना बल लग रहा है, तो मैं कहूंगा m2g में से इस T को माइनस कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि फाइनली बल कितना लग रहा है, किसमें, सेकेंड वाले। अच्छा, ये m2a m1a क्या है भाई, तो F इक्वल्स टू होता है ma। मैं यहां पर लिख रहा हूं जो वो लिख रहा हूं गुरुत्वीय बल, हर जगह यही लिखते हैं, मैं इसलिए ऊपर लिख दे रहा हूं, गुरुत्वीय बल माइनस त्वरण या तनाव बल, माइनस तनाव बल इज इक्वल्स टू परिणामी बल। इसको मैं चाहूं तो मॉड में बंद कर देता हूं, क्योंकि कई जगह पे देखिए गुरुत्वीय बल माइनस तनाव इज इक्वल्स टू परिणामी बल, लेकिन यहां पर देखेंगे तो तनाव माइनस गुरुत्वीय बल इज इक्वल्स टू परिणामी बल देखने को मिल रहा है। तो बदल सकता है कंडीशन किसके ऊपर, अगर टेंशन मतलब क्या, अगर तनाव बल ज्यादा है तो तनाव बल माइनस गुरुत्वीय बल, और अगर गुरुत्वीय बल ज्यादा है तो गुरुत्वीय बल माइनस तनाव बल। ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से आपको यहां पे बातें समझ में आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको दो बातें समझ में आ गई कि भैया ये पहली केस के लिए बेसिकली कि ऑब्जेक्ट ए हो या ऑब्जेक्ट बी हो, इसमें एफबीडी बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम इजीली बन जाती है देख करके डायग्राम में कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ा जाए और इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए और इसकी वैल्यूज ले आई जाए। क्या सॉल्व करना भाई, तो मुझे इन दोनों वैल्यूज को रख करके ए और टी की वैल्यू लानी है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, टी इक्वल्स टू टी माइनस m1g, मैं इधर लिख लेता हूं, ये रही डायग्राम। यहां से अगर आप बताएंगे तो ए के लिए आपको पता है क्या लिखा था इसका एफबीडी भाई, तो आपने लिखा है टी ज्यादा था माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। मैं कहता हूं कि भैया t इज इक्वल्स टू m1a प्लस m1g, t विच इज इक्वल्स टू m1 कॉमन आ गया a प्लस g। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली वस्तु b के लिए, वस्तु बी के लिए क्या कहेंगे भाई, वस्तु बी के लिए, तो वस्तु बी के लिए जब आप कहेंगे तो आपको सिंपली लिखना होगा कि वस्तु बी में क्या हो रहा है, तो m2g नीचे की तरफ और त्वरण भी इसी के दिशा में मुझे देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। क्या होगा भाई, m2g नीचे की तरफ चल रहा है और टेंशन इसको ऊपर की तरफ, तो m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a। ये जो इसमें जो मिल रहा है मुझे त्वरण a m2a। अब यहां से भी मैं अगर t को निकालता हूं तो क्या देखेंगे आप ये पाएंगे, t को इधर ले जा रहा हूं, इसको इधर, तो m2g माइनस m2a इज इक्वल्स टू t। ये क्या होगा, m2 को कॉमन कर लीजिए, g माइनस a, दिस इज t। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करें भाई, इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से ये दोनों इक्वेशन से t को कंपेयर कर दीजिए, क्या मिलेगा, तो आपको प्राप्त हो गया m1a प्लस m1g इज इक्वल्स टू m2g माइनस m2a, ये मिलेगा। ठीक है ना, ये प्लस में था है ना, और ये किस में आ जाएगा, ये माइनस में। अब एक बात समझिए, एक काम करते हैं, a चाहिए मुझे, तो a को एक साइड कर लेते हैं, इसको ले आइए इधर, तो इधर में m1a पहले से है, प्लस इधर से आ गया, तो ये आ गया m2a विच इज इक्वल्स टू m2g माइनस ऑफ m1g। ध्यान से, m2g माइनस ऑफ m1g। नाउ a को कॉमन कीजिए, आपको मिल गया m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ m2g माइनस m1g। ठीक, a इक्वल्स टू
m2g माइनस m1g अपॉन क्या हो गया m1 प्लस m2। ये आ गया त्वरण। इसी त्वरण से ये ए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाने वाली है और बी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों का त्वरण सेम रहने वाला। अब मेरे से मांगा जाता है इसी प्रकार से कि आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए टेंशन कितना होगा, टी कितना होगा। तो टी को कैलकुलेट करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं चलता हूं थोड़ा आगे, ठीक है। टेंशन को कैलकुलेट करते हैं भाई, चलिए। तो अगर मैं टेंशन को कैलकुलेट करने की बात करूं तो हमने लिखा था ए के लिए ये और बी के लिए क्या लिखा था भाई, तो बी के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई टी इक्वल्स टू m2g माइनस m2a, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए यहां से, तो इसको इधर ले आता हूं, m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस टी, है ना। अल्टीमेटली ए कितना आ गया, m2g माइनस टी अपॉन में m2g माइनस टी अपॉन m2। ये एक ए आ गया, ठीक है, और एक इक्वेशन यहां पर आ गई। चलिए, तो ये दोनों इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन अपन ने इसको लिया रखा है भाई, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी। चलिए, क्या कर लूं मैं, तो सिंपली अब दोनों इक्वेशन से, किससे, फर्स्ट से और सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से एंड सेकेंड इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से ए दिख रहा होगा आपको, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड से दोनों अगर ए का मान है भैया तो कुछ नहीं करना, कंपेयर कीजिए क्या, t माइनस m1g अपॉन m1 विच इज इक्वल्स टू ये m2g माइनस टी, m2g माइनस टी अपॉन m2 हो गया। तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्या कर दो तिर्यक गुणा में क्या मिल जाएगा, तो m2t माइनस m1 m2g इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा m1 m2g माइनस m1t। अब टी को एक साइड ले आइए, तो इसको इधर ही रखता हूं मैं, m2t उसको इधर ले आएंगे तो प्लस m1t, इसको इधर ले चलिए तो m1 m2g इधर जाके प्लस m1 m2g। अल्टीमेटली अगर आपने यहां से कॉमन कर लिया तो क्या कॉमन मिलेगा भाई, t कॉमन मिल गया m1 प्लस m2, यहां पर ट्वाइस ऑफ m1 m2 टाइम्स ऑफ g, मतलब फाइनली t इक्वल्स टू क्या मिल गया, तो ये मिल गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां पर 2 ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, ठीक है। ये मिल गया टेंशन, मतलब इस पे, इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन लग रहा होगा वो ये रहा। और इसी स्ट्रिंग की अगर आप बात करते हैं कि भाई एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है। एक और काम कर सकता हूं मैं इसमें, a इक्वल्स टू, और एक काम कर लेता हूं m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g लिख देता हूं। और टेंशन जो निकाला अभी अपन ने निकाला ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, ठीक है। दोनों अब एक साथ आ गए। अब आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें त्वरण कितना होगा और ये जो टेंशन मिलेगा वो क्या होगा। अच्छा, तो क्या कभी न्यूमेरिकल आएगा तो ये सब कुछ करना है? नहीं, आपको तो सिंपली इसको एक, जो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि भैया फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होते चले जाएं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो भैया क्विक, जितना क्विक और जितनी एक्यूरेसी होगी उसी की वैल्यू है। तो इसके लिए इसको एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट में इन सभी फॉर्मूलेस को एक साथ रखते चले जाइए, तो इनको याद कभी नहीं करना पड़ेगा, वो देख देख करके हर बार आंखों के सामने से गुजरेंगे और अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे हमने जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आए, उन सभी को याद रखने के लिए क्या किया था, चार्ट बनाया, एक साथ सबको चिपकाया और इजीली वो इंटरेक्ट होकर के याद हो गए। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको भी सभी केसेस के लिए आप एक चार्ट बनाइए इतना बड़ा सा, उसमें सबको लिखिए, देख देख करके पूरे याद हो जाएंगे। क्योंकि क्या है मालूम, आना तो मास मास मास, ठीक है, और जी, इसके अलावा कुछ आना नहीं है। होना क्या है भाई, तो होना सिर्फ ये है कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करते समय आपको देखने को मिलेगा कि भैया जो मास और जो टाइम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये लोग, है ना, मास है, एक्सीलरेशन है, टाइम, ये अलग अलग पैटर्न में आएंगे। जैसे 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा, कल को अभी हो सकता है इसकी केसेस में बदलने वाला हूं अभी जस्ट आगे की तरफ, तो ये यहां पर इसके फॉर्मूले में अंतर रहेगा, लेकिन रहेगा m1 m2 ही, रहेगा g ही,
लेकिन कैसे लिखा जाएगा इसी के लिए मैं बोल रहा हूं चार्ट बनन। कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने बता दिया। ये रहा आपके सामने सीधे फॉर्मूला। जब कभी गिवन होंगे क्वेश्चंस तो सीधे आपको वैल्यू रखनी और आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मैं समझा देता हूं आपको जरा एक और केस। ठीक है, ये दोनों हम अभी निकाल चुके, ये दोनों अभी हम निकाल चुके, हमें समझ में भी आ गया कैसे निकलेगा। हम एक और केस की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं जरा कि अगर यही काम, अभी पुली कैसी चल रही थी, बिल्कुल यू शेप्ड, अभी यही काम सेकंड कंडीशन ऐसी है, क्या है भाई, तो एक इस तरीके की अरेंजमेंट है जहां पर नीचे की तरफ एक M2 मास है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे जा रहा है, इसके ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T। ये स्ट्रिंग, ये पुली से होता हुआ इस पर भी टेंशन लगेगा और ये M1 को अपनी तरफ पुल करेगा। ये M1 को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा। तो यहां पर अगर कुछ कंडीशंस कही जाए, क्या भाई, कि एक वस्तु M1 द्रव्यमान चित्रानुसार चिकने क्षैतिज टेबल पर रखिए। चिकने क्षैतिज टेबल का मतलब क्या होता है कि यह फ्रिक्शनलेस है, इसमें घर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे एक हल्के धागे का एक सिरा बंधा हुआ है। यह धागा गिरने से होता हुआ गुजरता है तथा इसके दूसरे सिरे, मतलब जो M2 है, द्रव्यमान की वस्तु लटक रही है। किसकी, ये M2 जो है ये दूसरे सिरे पे यहां पर लटक रहा है। हमारा उद्देश्य इस निकाय में त्वरण व धागे में तनाव ज्ञात करना है। मुझे ये T पता करना है और इसमें होने वाला एक्सीलरेशन पता करना है। तो अगर मुझे ये बात पता करनी है एक्सीलरेशन और टेंशन, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो मैं ये कहता हूं इस कंडीशन में कि एक्सीलरेशन जो हो रही है वो इधर की तरफ हो रही है, तो इसमें भी एक्सीलरेशन जो होगी वो इधर ही की तरफ होगी। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके आप FBD बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, इसको समझिए जरा। ए के लिए मैं यहीं पे करा दे रहा हूं क्योंकि मुझे आगे आपके लिए दोनों इक्वेशन सॉल्व करानी पड़ेंगी। यहां पे ए के लिए अगर आप लिखते हैं तो इसके ऊपर टेंशन लग रहा है ना, जो ये टेंशन लग रहा है यही इसमें क्या कॉज कर रहा है, इसमें कॉज कर पा रहा होगा एक्सीलरेशन, तो T इक्वल्स टू ma। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करता हूं, बी के लिए, अच्छा नाम नहीं दिया है, मैं लिख देता हूं, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट। बी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है भाई, तो आपको दिख रहा है कि M2G नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, चलो माइनस टेंशन, लेकिन फाइनल रिजल्टेंट क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट नीचे ही गिर रही है, मतलब Ma या M2A, मतलब Mg2 माइनस T इक्वल्स टू M2A। अब मुझे फिर से वही काम करना है, क्या, मुझे इन दोनों इक्वेशन को लिखना है, मुझे टेंशन चाहिए और मुझे एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए। ठीक, आइए, ये रही थी कंडीशन। मुझे पता है यहां पे क्या पता है कि टेंशन इक्वल्स टू है M1 टाइम्स ऑफ A। ये बात करिए ना, A जो है नीचे की तरफ यहां पे लग रही है, तो ये मुझे टेंशन T जो है वो M1 को खींचने में लग गया, इक्वेशन फर्स्ट। और सिमिलरली मैं दूसरे की बात कर रही थी हमने, तो हमने लिखा Mg2 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू M2A। M2G गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ इसको खींच रही है, टेंशन ऊपर खींचा तो टेंशन को माइनस कर दिया, फाइनल रिजल्टेंट फोर्स जो एप्लीकेबल है वो M2A। मैं पहले इसमें काम करता हूं, टेंशन के लिए निकालता हूं, टेंशन को उधर ले गया तो ये M2G माइनस M2A आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल देता हूं। टेंशन मिल गया तो देखिए इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट से इन दोनों समीकरणों में आपको क्या प्रतीत हो रहा है भाई, ये भी T का मान है, ये भी T का मान, कंपेयर कीजिए क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा M1A विच इज इक्वल्स टू M2G माइनस M2A। अब भाई A एक साइड चाहिए, A चाहिए मुझे, तो इसको इधर ले आइए, M1A प्लस M2A विच इज इक्वल्स टू M2G। अब क्या करूं मैं, A को कॉमन, M1 प्लस M2 विच इज इक्वल्स टू M2G। फाइनली क्या मिल गया भाई, तो फाइनली मुझे यहां से मिल जाता है A इक्वल्स टू M2G अपॉन M1 प्लस M2। लिखा हुआ आपको ऐसा मिल सकता है कि M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G। अब देखिए ना, मैंने आपसे यही तो बोला ना कि इसको एक चार्ट में रखिए, मैं इधर लिखता हूं A इक्वल्स टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G। इसको आप एक चार्ट में जब रखेंगे तो देखिए ना, थोड़ी सी तो वेरिएशन आई है, कितनी वेरिएशन आई है, ये एक्सीलरेशन ऐसी कंडीशन के लिए है, यहां पर एक्सीलरेशन M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। देखिए नीचे में
M1 प्लस M2, इसमें भी M1 प्लस M2। यहां पर क्या हो रहा है भाई कि सिर्फ यही खींच रहा है, ये कभी खींच ही नहीं रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस पे भी गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ काम कर रहा था, तो M2G माइनस M1G दिख रहा था। ठीक है, ऐसे ही कंपेयर करके याद होंगे। अब चलता हूं मैं इन्हीं दोनों समीकरणों से, अब निकालता हूं त्वरण के लिए। मैं लिख देता, सॉरी त्वरण तो निकाल चुका, मैं लिखता हूं टेंशन फोर्स के लिए, है ना, तनाव बल के लिए। तनाव बल के लिए क्या कीजिएगा बताइए? तो तनाव बल के लिए अब इसी में से एक ही वैल्यू निकालता हूं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे भाई, A इक्वल्स टू आप लिखेंगे T अपॉन M1। इक्वेशन थर्ड बोल देता हूं, चलिए। और इक्वेशन सेकंड से निकालता हूं, जरा देखिए यहां पे इक्वेशन सेकंड में लिखा हुआ है ना, T इक्वल्स टू M2G माइनस M2A। मुझे यहां से भी A निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो सीधा सिंपल T, एक काम करता हूं इसको इधर ले आ लेता हूं, M2A को लेफ्ट साइड ले आता हूं, T को इधर ले जाता हूं, तो M2G माइनस T। अब मुझे A चाहिए, तो M2G माइनस T अपॉन में M2। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। चलिए अब समीकरण कौन से? तो 3 और 4 से। दोनों ही जगह पे आपको क्या दिख रहा है भाई? तो दोनों ही जगह पे मुझे प्रतीत हो रहा है, ये भी ए है, ये भी है, तो दोनों बराबर होंगे। तो लिख लेता हूं T अपॉन M1 विच इज इक्वल्स टू M2G माइनस T अपॉन में M2। T अपॉन M1 M2G माइनस T अपॉन M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा M2T, ये M2T, इसको करेंगे तो M1 M2G, ये करेंगे तो माइनस M1T। इसको ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, आपको क्या मिला? M1T प्लस यहां पर रखा हुआ है M2T, ये पहले से M2T, M1T इधर आया, M1 प्लस M1 M2G, T को कॉमन कर लीजिए, क्या मिल जाएगा? M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू M1 M2 टाइम्स ऑफ G। द फाइनल रिजल्टेंट विल बी T इक्वल्स टू, क्या मिला? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G। देखिए ये M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G कैसे भिन्न है ये पिछले वाले से? तो ये 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G होता था। कब? जब दोनों लटक रहे हो तब ये है। जब आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही एक नीचे इधर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस पे लग ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ स्लाइड कर रहा है, तो वो 2 हट गया, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि सिंपल है, बहुत इजी है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? तो समझने का तरीका यही है भाई कि आप है ना एक चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए, प्लीज एक चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप, इसका भी, ताकि आपके सामने पूरे फॉर्म से एक साथ अवेलेबल रहे। ठीक है, तो आइए जरा यहां पर बात कर ले। तो यहां पर मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई कि इस समीकरण को हल करने पर A इक्वल्स टू मुझे क्या मिला था? M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G, और T इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G। ठीक है, तो यहां से मुझे इसकी मतलब सेकेंड कंडीशन के लिए भी वैल्यूज मिल गई। अब जरा मैं बात करता हूं थर्ड कंडीशन। यहां पर अगर देखेंगे तो ये जो M1 है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, और इसको M2 जो है एक पुली के जरिए नीचे की तरफ यहां खींच रहा है, जहां पर जो मोशन जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब M2 की डायरेक्शन में हो रहा है। तो भाई मोशन जिसके डायरेक्शन में होता है, हमें पता है कि उस डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं भाई? तो एक्सीलरेशन उसी के डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब टेंशन उसका कम लगता है। ठीक है, तो चलिए ना इस डायग्राम का जरा एफबीडी बनाते हैं और हम सॉल्व करते हैं अगेन वही टेंशन और एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशंस जो आपको यहां पर दिख रही है, एक्सीलरेशन और टेंशन इसी के लिए। तो यहां पर आपको सिंपली दिख गया कि क्या हो रहा है भाई, हमने कह दिया कि M2 के डायरेक्शन में जो हो रहा है एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसके लिए इक्वेशन अगर लिखूं तो M2G, ठीक है, M2G माइनस T विच इज इक्वल्स टू M2A बेसिकली। क्या लिख लूं? M2A। ये बात तो समझ में आ गई ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किधर की तरफ चला? नीचे की तरफ। ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो नीचे की तरफ। तो M2G माइनस T, टेंशन इसको क्या कर रहा होगा? रोक रहा होगा सिर्फ। तो ये जो टेंशन T है ये सिर्फ और सिर्फ रोक रहा है, मतलब क्या? माइनस T।
अब फाइनली इन दोनों का जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उतने की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रही। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट ए पर मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे आए, है ना, इसी प्रकार M1 पर। अब M1 पे क्या होगा भाई, तो M1 पे आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन मोशन लिखा हुआ इधर की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन इसमें इधर की तरफ हो रही है, और सेम एक्सेलरेशन होगी क्योंकि डोरी जो है वो एक ही लगी हुई है इसमें। बस अब यहां पर थोड़े से डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। वो डिफरेंसेस क्या है वो जरा हम सीखते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या चलेगा यहां पर। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये अल्टीमेटली एक इंक्लाइंड प्लेन पे, किस पे हो गया, एक इंक्लाइंड प्लेन पे, ये रही वो इंक्लाइंड प्लेन। अब जब इंक्लाइंड प्लेन पे है तो मुझे कुछ बातें ध्यान में आती हैं कि भैया ये अगर M1 मास है तो इस पे हमेशा ही नीचे की तरफ M1G एक्ट करेगा, जो कि अगर ध्यान से देखी जाए तो क्या हो रहा है भाई, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब ये ऑब्जेक्ट जो सतह पे जो बल लगाएगा वो ये होगी, और इसका लंबवत बल अगर देखा जाए तो ये होगा, ये कहलाती है यहां पर थीटा। तो इसको मैं कहूंगा क्या, mg cos थीटा, ये 1 है तो M1G, और इसी तरीके से इधर साइड में लग जाएगा M1G sin थीटा। अब ये होते क्या भाई, तो M1G sin थीटा जो है ये है हमारे मोशन के लिए, है ना, और इस पे ऊपर की तरफ यहां पे क्या लग रहा होगा, तो ये लग रहा होगा रिएक्शन, ये रहता है नॉर्मल रिएक्शन, R जो होता है वो mg cos थीटा के बराबर होगा। तो इसी प्रकार जब मुझे निकालना है टेंशन की, जब मैं बात करूंगा टेंशन कितना होगा, तो टेंशन अब कैसे लिखेंगे भाई, तो टेंशन मुझे पता है जब ऑब्जेक्ट चल रहा है किधर, टेंशन की ही डायरेक्शन में, अर्थात ये टेंशन वाला फोर्स ज्यादा है, यानी मैं लिखूंगा T माइनस, है ना, क्या हो जाएगा भाई, तो इसको M1G sin थीटा जो है पीछे की तरफ रोक रहा है, और फाइनली ये जो है वो M1A से आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्या समझ में आया, ये जो इंक्लाइंड रखा हुआ था इसको M1G नीचे की तरफ खींच रहा है, M1G sin थीटा बेसिकली नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये T टेंशन से इधर की तरफ जा रहा है। तो FBD के अकॉर्डिंगली हम यही तो बनाते हैं कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला जो फोर्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और इन द फाइनल एंड ये चल के किधर जा रहा है भाई, तो ये चल के जा रहा है टेंशन की डायरेक्शन में, अर्थात टेंशन इज ग्रेटर देन M1G sin थीटा। ये दो इक्वेशंस आई होप कि आपको समझ में आ गई। अब यहां से हम बाकी की कैलकुलेशंस करेंगे, एक एक करके अब जरा हम समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं बात कर लेता हूं टेंशन के लिए, है ना, तो मैं टेंशन को इक्वेट करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे मिल जाएगा यहां से एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए T उधर अगर जाएगा तो M2G माइनस M2A इज इक्वल्स टू T, अर्थात ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इसी तरीके से इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, है ना, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, T इक्वल्स टू M1A प्लस M1G sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। इन दोनों इक्वेशन से मतलब समीकरण 3 तथा 4 से, ये दोनों समीकरण आपको दिख रही होगी किसकी है भाई, टेंशन के लिए, टी के लिए, तनाव के लिए। तो तनाव बल तो भैया एक ही होगा ना इसके ऊपर, दो अलग अलग तो हो नहीं सकते। तो तनाव बल के लिए यहां से दिख रहा है मुझे कि मुझे लिखना पड़ेगा क्या, तो भाई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M2G माइनस M2A इज इक्वल्स टू M1A प्लस M1G sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस M1G sin थीटा। अब क्या काम करूं भाई, तो सिंपल सी बात है, मुझे A चाहिए था तो A वाले को एक साइड ले आता हूं, है ना, इसको उधर ले जाते, इसको इधर ले आते, तो मतलब M2G माइनस इसको इधर ले आ रहा हूं, है ना, M1G sin थीटा विच इज इक्वल्स टू M1A, और ये जो M2A है ये इधर के साइड आ गए, तो क्या हो गया, प्लस M2A। ना अगर इसको देखूं मैं तो M2G माइनस M1G sin थीटा इज इक्वल्स टू, A को कॉमन कर देता हूं, क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे यहां पे मिल जाएगा M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A, इसको नीचे ला दीजिए, मिल गया M2G माइनस M1G
साइन थीटा अपॉन क्या है भाई, तो अपॉन आ गया m1 प्लस m2। ये मुझे कंबाइनली किसकी वैल्यू मिल गई, ये मिल गई मुझे a की वैल्यू, मतलब एक्सीलरेशन, यानी इस त्वरण से ये ऑब्जेक्ट m1 और इसी त्वरण से ये ऑब्जेक्ट m2, ये m2 और ये m1 दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम त्वरण सेम एक्सीलरेशन से चलेंगे। ठीक है, अब जैसे पिछले वाले में हमने किया था सेम काम कर रहे हैं इसमें भी। ठीक, रिलेशन अलग आ रही है क्योंकि प्लेन इंक्लाइंट हो गए। तो क्या मिल गया मुझे, अगर g को कॉमन कर देता हूं तो m2 माइनस m1 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2। चलिए इसी के टर्म में लिख लेते हैं। अगर इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, तो क्या करूं मैं, इन दोनों में से g को कॉमन कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, m2 माइनस m1 साइन थीटा टाइम्स ऑफ g अपॉन m1 प्लस m2। चलिए भाई, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है और जो हमने अभी डिस्कस किया वो एज इट इज आपको मिल गया। क्या मिल गया, तो आपको मिल गया m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 एक्सीलरेशन। अब किसकी बात करनी है, बात करनी t की। जब हम t की बात करेंगे तो t कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली वही काम करना है, क्या भाई, a को अब कंपेयर कर दीजिए। क्या कर दूं मैं, a को कंपेयर कर दूं, या फिर एक और काम कर सकता हूं, मैं a को किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूं। इस इक्वेशन में देख लीजिए, मैं एक छोटा सा काम करता हूं। मुझे क्या चाहिए, t चाहिए था, t चाहिए तो एक काम करता हूं, ये फोर्थ इक्वेशन देखिए, ये फोर्थ इक्वेशन में रख, बात बराबर है ना, कैसे भी निकालिए। देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्या कर सकते थे, तो भैया यहां पर a और यहां से भी a निकाल लेते, दोनों को कंपेयर कर देते, t मिल जाता। या मैं कहता हूं मेरे पास जब a निकल गया तो ये t वाली इक्वेशन में रख देता हूं। ये जो a मिला है ये t वाली इक्वेशन में अगर मैं रख दूंगा तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैं सिंपली t वाली इक्वेशन यानी सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहा हूं। t वाली इक्वेशन मतलब सेकेंड, या यूं कह लूं तो आप कह लो फोर्थ, सेकेंड कहिए, फोर्थ कहिए। फोर्थ क्या कह रहे, m1a प्लस m1g साइन थीटा, m1a प्लस m1g साइन थीटा, चलेगा। ये t की इक्वेशन। चूंकि हमने अभी निकाला a बराबर, क्या निकाला भाई, तो हमने निकाला m2 माइनस m1 साइन थीटा टाइम्स ऑफ g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने अभी निकाला जस्ट, देखिए a m2 माइनस m1 साइन थीटा टाइम्स ऑफ g अपॉन m1 प्लस m2, तो सेम टू सेम रख ली मैंने। अब इसको यहां पे पुटअप कर दीजिए तो t इक्वल्स टू क्या दिखेगा आपको, a की जगह पे रखना भाई बस, तो क्या हो गया, m1 इन ब्रैकेट ये सब कुछ कौन, m2 माइनस m1 साइन थीटा टाइम्स ऑफ g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यहां पे क्या दिख रहा भाई, m1g साइन थीटा, ये निकल गया हमारा t। ठीक है, या फिर अब चाहें तो इसको इंटरनली मल्टीप्लाई भी, मतलब सिंपली ऐसा काम भी कर सकते हैं। ये लिख लीजिए m1 m2 माइनस m1 साइन थीटा टाइम्स ऑफ mg। ठीक है, इसमें भी जी, खैर छोड़ ही देते हैं, बहुत लंबा इक्वेशन हो जाएगा, आखिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाइड वर्जन में ऑलरेडी दिख रहा है, और एक सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, तो उसका एलसीएम लेकर के, मतलब ये m2g को कॉमन कर लीजिए, फिर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस साइन थीटा। या सिंपली जो हमने अभी ये फॉर्म बनाया है, ये सेम टू सेम ये सिंपली फॉर्म को भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे यहां से समझ में आता है, ये जो डोरी, ये जो रस्सी है, इस पे जो तनाव आएगा, जो टेंशन फोर्स आएगा, वो टेंशन फोर्स भी कैलकुलेट हो गई, और मुझे जो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी थी जिसके कारण ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ चल रहा था, ये भी कैलकुलेट हो गया। मतलब दोनों फोर्सेस और एक्सीलरेशन, दोनों एक्सीलरेशन का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, यहां भी एक्सीलरेट उतने से होगा, ये भी उतने से एक्सीलरेट होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही डोरी से बंधे हुए। और टेंशन की बात करेंगे तो सेम टेंशन फोर्स यहां पर भी लगेगा और यहां पर भी लग रहा है। तो ये पूरे कैलकुलेट हो चुके। अब जरा बढ़ते हम एक और स्थिति के ऊपर, स्थिति नंबर 4। ठीक है, चौथी स्थिति का मतलब क्या है, तो आइए जरा देखते हैं। चौथी स्थिति का मतलब अब आप यहां पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि क्या कर दिया भाई, तो हमने अब
ये एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, और देखिए हमने कैसी कैसी बात करी, हमने सीरियसली सिंपली ऐसी बात करी थी, एक ये है यहां से पुली से करके नीचे खींचा, एक हमने ये बात की, फिर अगले में हमने क्या बात किया भाई, तो अगले में हमने बात कर लिया, ये रहा यहां पे एक पुली है, इससे हमने खींच लिया, ठीक है। अब हम क्या बात करना चाह रहे हैं, तो अब हम बात करना चाहते हैं इस केस में कि अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, ये भी एक प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे है, और ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब मास 2 ये जो है, ये है मेरा क्या, m2, और ये है मेरा m1, m1 भी इंक्लाइंड प्लेन पे और m2 भी इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या भाई, एक नत तल, मतलब यहां पर अल्फा कोण बनाता हुआ एक सतह है, और यहां पर एक बीटा कोण बनाता हुआ एक सतह है। तो इसमें किस तरीके से हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, आइए चलिए एक एक करके हम जरा समझते हैं कि हो क्या रहा है, चल किस तरीके से रहा है। बस पॉइंट ये है कि फिर से मैंने मोशन की डायरेक्शन बदल दी। देखिए कुछ में हमने मोशन की डायरेक्शन m2 में रखा था, एक आधे तो कर ले जिसमें m1 की डायरेक्शन में हो, तो यहां पर मोशन की डायरेक्शन ये रख ली, मतलब एक्सीलरेशन इधर की दिशा में हो रही है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन इधर की दिशा में हो रही, किसकी, m1 की। मतलब एक बात समझ में आता है कि अगर इसको मैं FBD पे ले चलूं तो FBD में मुझे दिखेगा, आइए जरा देखते हैं क्या दिखेगा भाई। तो जरा पहले वाले ऑब्जेक्ट की बात कीजिए, m1 की, ठीक, ये रहा मेरा इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर मुझे रखना एक ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा एक ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है भाई, तो इसका मास है m1। अब m1 मास है तो मुझे कुछ बातें क्लियर होती हैं कि जैसे ही ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आएगा, ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आ गया, और इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल का वैल्यू कितना है भाई, तो ये है अल्फा। तो यहां पर मुझे पल्ले पड़ती है बात कि क्या क्या काम होगा। तो सबसे फर्स्ट काम तो ये होगा कि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल है ना, इसका जो वेट है, इसका जो भार है, ये इसको सीधे नीचे खींचेगा। लेकिन ये बात भी तय है कि ये नीचे खींचेगा, ये ठीक है, लेकिन ये जो है ये ऑब्जेक्ट, ये अपनी सतह पर तो ऐसे लंबवत बल लगाएगा। जब ये लंबवत बल लगाएगा, मतलब ऐसा कह लूं कि भैया ये जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये हो गया मेरा m1g, तो ये जो लग रहा है ये क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया r, ये है मेरा m1 मास, ये क्या हो गया, रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा ही समतल के जिस भी तल पे ऑब्जेक्ट है उसके लंबवत होता है। तो ये जो r दिख रहा होगा आपको, ये लंबवत दिख रहा है। तो भाई यहां पे अब ये mg के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो जो ये एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट होता है, यहां पे अगर मैं इसको कहता हूं अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या होता है, अल्फा ही होगा। अर्थात ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा m1g cos अल्फा। तो जब ये m1g cos अल्फा हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर भी आएगा, इसका लंबवत भी एक वेक्टर आएगा, और इस लंबवत वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा भाई, तो इसका नाम हो जाएगा mg sin अल्फा, g sin अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों मुझे मिल गए। अब क्या करेंगे भाई, तो मुझे यहां पर एक बात पता है कि इस पे m1g sin अल्फा पे जो लग रहा है टेंशन, वो लग रहा है किधर की तरफ, इस साइड। तो मतलब इसके जस्ट अपोजिट लग जाएगा हमारा अब कौन, टेंशन, ये हो गया, ये लग गया टेंशन। अब क्या काम करूं मैं, तो अब सिंपली मैं काम कर देता हूं, इसको टेंशन, इसको r1 लिख लेता हूं। अच्छा t1 तो लिखना नहीं है क्योंकि टेंशन सेम होता है। अब ऑब्जेक्ट जब चल रही है इसी के डायरेक्शन में, यानी मोशन जो हो रहा है वो मोशन किसकी डायरेक्शन में हो रहा है भाई, तो मोशन हो रहा है m1g sin अल्फा के डायरेक्शन में, a इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर इसके लिए इक्वेशन लिखना हुआ तो क्या लिखूंगा मैं इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है ना कि मुझे जो ज्यादा होता है उसमें से माइनस करते हैं, तो ज्यादा कौन है, m1g sin अल्फा। कैसे पता लग गया आपको, तो मुझे ऐसे पता लगा कि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ही मूव हो रहा है, माइनस टेंशन, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, इज इक्वल्स टू, ये रुका नहीं, ये चल पड़ा ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एंड अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ना m2, तो m2 भी एक इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है, ये हमने बना दी भैया इंक्लाइन प्लेन, और इस पर रख दिया किसको, m2 को। तो चलिए रख देते हैं, ये हमारा आ गया भैया m2। बट मुझे अगेन यहां पर कुछ बातें पता है, क्या पता है, तो इसके ऊपर जो होगा mg हमेशा ही नीचे की तरफ यहां कार्यरत होगा,
mg हमेशा ही यहां पे नीचे की तरफ कार्यरत होगा और डायरेक्टली नीचे, है ना। तो ये हो गया mg। लेकिन मुझे एक और बात पता है, ये ऑब्जेक्ट इस सतह के लंबवत एक रिएक्शन फोर्स तो लगा ही रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब यहां पर हो गया मेरा क्या m2g, ये हो गया मेरा क्या रिएक्शन R2, और ये ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये ऑब्जेक्ट है मेरा m2। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है मेरा m2। अब एक बात और समझेंगे, जब mg2 किसी एंगल पे लग रहा है, इंक्लाइंट लग रहा है, तो भैया इस केस में मुझे एक और बात ध्यान में आती है कि इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट लंबवत, एक लंबवत और एक हॉरिजॉन्टल। अब लंबवत और जो क्षैतिज बनेगा उसके अनुसार अगर मैं देखूं तो ये जो मेरा एंगल होगा, है ना, ये एंगल सेम होगा जितने पे ये इंक्लाइंड है। ये बीटा पे इंक्लाइंड है तो ये बीटा हो गया। अगर ये बीटा हो गया तो ये जो लग रहा है ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा m2g साइन बीटा, और ये जो लग रहा है ये क्या हो जाएगा m2g cos बीटा। सिंपल। मतलब नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन करता है, कॉस। नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करे, कॉस। यहां पे कॉस बीटा, यहां पर कॉस अल्फा। ठीक। अब क्या काम करना है, इसके लिए अभी क्वेश्चन अगर लिखना है तो यहां पर आपको दिख रहा है मोशन किधर हो रहा है, मोशन हो रहा है भैया ऊपर की दिशा में, यानी मोशन हो रहा है इधर की दिशा में। ये है कौन, किसकी दिशा है ये, तो ये है भाई इधर साइड में एक और कौन, टेंशन। इस दिशा में है कौन, टेंशन। अर्थात टेंशन की डायरेक्शन में जो हो रहा है उधर हो रहा है मोशन एक्सेलरेशन इस दिशा में। तो कैसे लिखेंगे, यानी टेंशन जो है ये बड़ा हो गया, माइनस किसको माइनस कर देंगे, तो m2g साइन थीटा इसको नीचे की तरफ खींच करके रोकने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, साइन बीटा, ठीक, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m2a। अब मुझे सेम काम क्या करना होता है भाई, मुझे t और a निकालना होता है। मैं यहां से t कैलकुलेट करूं तो t इज इक्वल्स टू, t को उधर अगर भेज दिया जाए, चलिए m1g साइन अल्फा, और ये m1g इधर ही साइड में आ जाए, मतलब m1a, तो ये बन गया t। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा t इक्वल्स टू m2a प्लस m2g साइन बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिल रहा है भाई, दोनों t की वैल्यू है तो बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर, तो इसको लिख लेता हूं मैं। क्या दिख रहा है यहां पर, तो यहां पर दिख रहा है कि ये मुझे मिल जाएगा, अच्छा t को उधर किया था, ये माइनस मिलेगा। t को जब इधर ले गए थे तो m1a लेफ्ट में आएगा, ये नेगेटिव होगा। तो एक काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं इसको पहले सेकेंड इक्वेशन, m2a प्लस m2g साइन बीटा विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन के m1g साइन अल्फा, m1g साइन अल्फा माइनस m1a के, माइनस m1a। अब क्या काम करना है भाई, तो कुछ विशेष नहीं, इन दोनों को एक साइड ले आइए, ठीक। तो ले आता हूं मैं m1a को, क्योंकि a चाहिए मुझे फाइनली, तो m1a को ले आइए। क्या देख पा रहे हैं आप, तो दिखेगा भाई m1a प्लस m2a विच इज इक्वल्स टू, ये तो इधर ही है ना m1g साइन अल्फा, ये इधर जाएगा तो माइनस m2g साइन अल्फा साइन बीटा बेसिकली। मतलब मुझे क्या मिल गया, a m1 प्लस m2 कॉमन कर देता हूं मैं इसको, तो ये मिल जाएगा मुझे m1g। अच्छा अगर कुछ कॉमन करूं तो क्या कॉमन हो जाएगा, g कॉमन हो सकता है खूब से खूब, और तो कुछ नहीं। क्या दिख रहा है, m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1, अच्छा अगली लाइन तक पहुंचता हूं मैं, a इक्वल्स टू z अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा। कुछ विशेष नहीं किया लास्ट लाइन में, मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर आपके सामने क्या मिल गया भाई, एक्सीलरेशन आपको मिल चुका है, ठीक। त्वरण जो चाहिए था क्या, तो भाई a g m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। अब मुझे क्या काम करना है, तो मुझे इस a को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में उठा करके रख देता हूं, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में मैं अगर उठा के रख दूं तो मैं इसी t वाले में ही रख देता हूं। t इक्वल्स टू क्या है, यह है m2a प्लस m2g
साइन बीटा, यही है ना। ए रख दीजिए यहां पर, तो ए रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये सिंपली m2, ए की जगह पे सब कुछ रख दीजिए, क्या है जी साइन अल्फा सॉरी m1 साइन अल्फा है ना, m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, ये पूरी रिलेशन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2g साइन बीटा, ये मिल गया मुझे, ठीक है। ये मुझे रिलेशनशिप मिल गई, ठीक। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, t m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा टाइम्स ऑफ g, इसको एलसीएम लेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आई होप कि अब आपको यहां तक, मतलब जो इसकी फोर्थ स्थिति थी वहां तक की बातें समझ में आई है। आप एक्सीलरेशन और इसमें लगने वाला जो टेंशन है ये दोनों ही कैलकुलेट कर पा रहे, ठीक है। मतलब हमने टारगेट जो बनाया था, क्या बनाया था भाई, कि एक डोरी से जुड़ी हुई दो वस्तुओं की गति को आइडेंटिफाई करें, इनको पता करें कैसी कैसी परिस्थितियां बन सकती है। तो हमने 4 पहले से ही परिस्थितियां बनाई, समझे, सीखे कि किस तरीके से इसमें टेंशन और एक्सीलरेशन होगा, ठीक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बंधित संबंध को ज्ञात करने की, मतलब जो डोरी है उसके लेंथ के संबंध में, उसके मास के संबंध में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। चलिए तो देखिए, यही कुछ स्पेसिफिकेशंस थे, कुछ बातों को हम ध्यान में रख करके वो डायग्राम्स हम प्लॉट कर रहे थे। पहला क्या चीज ध्यान में रखना होता है, तो पहला ध्यान में रखना होता है कि प्रत्येक ब्लॉक के त्वरण की दिशा a1 तथा a2 डिपेंड करेगी किस पे, इस पे m1 और m2 पे, ठीक है। अगर यहां पर दिख रहा है कि m2 बड़ा है m1 से, तो हम कहेंगे कि जो m1 है उसकी दिशा, मतलब उसकी त्वरण की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ, और m2 किधर होगा, नीचे की तरफ। जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने जो अभी बात की थी वो यही, तो कि ये क्या होगा क्वेश्चन में, जैसे हमने अभी डायग्राम्स दिए थे वो डायग्राम्स गिवन नहीं होंगे ना, तो आपको खुद ही बनाना होगा। तो जब बनाना होगा तो हमने बना लिया, हमने कह दिया यहां पर एक पुली है, इस पे से, अच्छा ये पुली ज्यादा ऊपर हो गया, ये यहां पर एक पुली है, इस पे से एक रस्सी के जरिए ये लटक करके इस तरीके से इधर में एक m2 मास यहां पर लटक रहा है। अब मैं कह रहा हूं m2 ज्यादा है और m1 जो है ये कम है, ठीक है। m2 दिख तो नहीं रहा ज्यादा, चलो भैया थोड़ा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा ज्यादा दिखने लग जाए, है ना। चलिए ठीक है भाई, m2 ये बना दिया मैंने बड़ा, अब तो दिख रहा बड़ा। अब m2 ज्यादा है तो मैं कहूंगा अगर m2 का मास ज्यादा है m1 से, तो ऑब्जेक्ट किधर एक्सीलरेट होगा, इधर की तरफ, और ये किधर एक्सीलरेट होगा, ये इस डायरेक्शन में। अगर यही चीज ऐसा ना हो करके ऐसा बना होता, एक पुली है, इसके जरिए ये दोनों तरफ से रस्सियों से एक इधर में और एक इधर में मासेस लटक रहे हैं, m2 ग्रेटर देन m1 था। यहां पर अगर मैं सिमिलरली बात कर लूं तो ये m2 है और इसको मैं कह लेता हूं m1 है, ये m2 फिर से वही बात की ग्रेटर देन m1 है, तो मतलब ये नीचे की तरफ चलेगा, यानी एक्सीलरेशन इसमें नीचे होगा और इसमें एक्सीलरेशन किधर होगा, ऊपर। इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, जो कि ये एक्सीलरेशन से इसको खींच रहा है। ये जनरल स्पेसिफिकेशन थी जो कि डोरी पर हमको डायग्रामेटिकली बनानी। अगला, निश्चित बिंदुओं से प्रत्येक ब्लॉक की स्थिति दर्शाना पड़ता है अपनी सुविधा पर, जैसे कि इस स्थिति में घिरनी का केंद्र, जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम से मैंने बनाया कि भाई डायग्राम और उसमें जो घिरनी का केंद्र है ना, जैसे मान लीजिए घिरनी है, ये बनी हुई है, ये घिरनी का केंद्र हम इसमें मेंशन कर रहे हैं, यहां पर डोरियों को मेंशन करें, अपनी सुविधा अनुसार हम बना सकते हैं। बंधित संबंध को पहचानना तथा दूरी के पदों में बंधित समीकरणों को लिखना, दी गई समस्या में डोरी की लंबाई का नियत रहना ही बंधित या प्रतिबंधित संबंध। अब बंधित संबंध है या प्रतिबंधित संबंध है, उसका मेन कॉज कौन है भाई, कि वो जो डोरी थी वो स्ट्रेच नहीं हो रही थी। हमने कहीं पे ऐसा नहीं पढ़ा ना कि डोरी नीचे की तरफ खींच रही तो डोरी और तन्य हो गई। मतलब क्या, जैसे डोरी ऐसा मान लीजिए ये इसकी L लेंथ थी और हमने जैसे एक मास लटकाया तो इसकी लेंथ बढ़ गई इतनी, तो मतलब क्या कह सकता हूं कि भैया इसमें कुछ लेंथ, ये इतना सा लेंथ जो है ये क्या हो गया, बढ़ गया। यानी जब आप एक नॉर्मली समझिए, एक आपने धागा लिया और उस पर एक भार लटकाएंगे तो धागा स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ी सी लंबाई उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेनली जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस किए उसमें ये चीज नगण्य माना था। एक क्या भाई, कि वो डोरी की जो द्रव्यमान है वो नगण्य है और जो खींचेगा वो भी कैसा होगा, नगण्य होगा। बट अगर हम कहते हैं कि दो तरीके, जैसे मान लीजिए x1 प्लस x2, दो लेंथ जैसा कि हम कंसिडर कर रहे हैं यहां पर,
ये मान लीजिए हमारा x1, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, ठीक है। तो ये मेरी लंबाई हो गई x1 और यहां से नीचे की तरफ जो m2 तक का होगा इसको हमने कह लिया x2। अगर ये दोनों का योग की बात करें तो हमेशा कैसा होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो देखिए हम जब उनके वेग की कैलकुलेशन, उनकी त्वरण की कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपली ये हो गई दूरी, मतलब x1 और x2। अगर दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो dx1 अपॉन dt dx2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। dx1 अपॉन dt मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया विस्थापन बटा में समय, और विस्थापन बटा में समय को हम कहते हैं वेग। तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा dx1 लिखा था, x1 का मतलब हो गया कि वेग किसका भाई, फर्स्ट मतलब v1, x2 मतलब वेग 2 v2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का वेग जो रहेगा वो v1 और v2 होगा। जो दो ब्लॉक्स अभी हमने जितने बनाए उनका वेग कैसा रहेगा, v1 और v2। अगर फिर से एक्सीलरेशन के लिए मैं काम करना चाहूं तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। पता है आपको विस्थापन बटा में समय का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये त्वरण हो जाता है। यानी इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2x2 अपॉन dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। जीरो का तो जीरो ही चलेगा ना। तो ये क्या निकल गया, ये एक्सीलरेशन निकल गया। ये जो निकला d2x1 अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, ये किसका एक्सीलरेशन निकला भाई, ये निकला फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, और ये किसका निकला, सेकेंड ऑब्जेक्ट का। जैसे अभी हम बात कर रहे थे जो कि भाई m2 इज ग्रेटर दैन m1, तो हमें एक्सीलरेशन कैसा मिलेगा, तो मैं कह लेता हूं ये नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। d2x1 अपॉन dt स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और d2x2 अपॉन dt स्क्वायर ये हो जाएगा a2, ये नीचे की तरफ, और ये नेगेटिव साइन यहां पर क्या निर्देशित कर रहा है, नेगेटिव निर्देशित कर रहा है कि जो दूसरा ब्लॉक था वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन हो गया, ठीक। अर्थात यहां पर हमें समझ में आता है कि अगर दोनों की मैं बात करूं तो एक्सीलरेशन कितना निकला, d2x2 जो था वो a2 पॉजिटिव, और मैं अब दोबारा से लिख दे रहा हूं यहां पे d2x1 अपॉन dt जो कर रहा था मैं, ये कितना निकल रहा था भाई a1, और ये a1 की हमने बात करी कि ये a1 कैसा होगा भाई, ये a1 होगा हमारा नेगेटिव ऑफ a1। अब एक बात समझिए, जो इक्वेशन लिखी थी उसमें वो तो लिखी थी a1 प्लस a2 विच इज इक्वल टू 0, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव ऑफ a1, तो नेगेटिव ऑफ a1 प्लस a2 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, a2 इक्वल टू a1 विच इज इक्वल टू एक नया मान लूं a। अर्थात क्या समझ में आई, ये पुली जो यहां पर हमने एक पुली के जरिए हमने दोनों तरफ से ये द्रव्यमान लटकाए थे, ये दोनों द्रव्यमान में कोई नीचे चले, ये a से नीचे चले और ये a से ऊपर चले, जैसा कि हमने केस कंसीडर किया है कि ये m2 ग्रेटर है, m1 स्मॉलर है, तो इस केस में a पॉजिटिव और यहां देखिए a नेगेटिव है, और टोटल एक्सीलरेशन त्वरण का संख्यात्मक मान समान होगा। संख्यात्मक मान कैसा होगा, समान होगा। संख्यात्मक मान समान होने का मतलब क्या, अगर ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है तो ये भी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो डोरी था, ये जो स्ट्रिंग था, इसको हमने कैसा मान रखा है, इसको हमने मान रखा भैया ये कांस्टेंट है, बिल्कुल फिक्स। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों हर बार हम कह रहे थे कि भैया एक टेंशन जितने से नीचे की तरफ खींच रहा है दूसरा उतने से ही ऊपर खींचेगा, जितने से पहला वाला ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा दूसरा ब्लॉक भी उतने से ही एक्सीलरेट होगा। अब तो ये बात क्लियर होगी ना, क्योंकि पहले हमने केसेस कर लिया और आखिरी में जो उन केसेस में प्रयोग होने वाली बातें थी उनको भी देख लिया, समझ लिया, सीख लिया। ठीक है, चलिए, मतलब जो हमने टारगेट फिक्स किया था कि हम इसमें समझेंगे पुली के क्वेश्चंस को, ठीक है, मास एंड पुली के क्वेश्चन को हम समझेंगे, और हमने उसको समझ लिया, सारे पॉसिबल केसेस हमने सीख लिए। तो इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप आ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक हाई क्वालिटी एजुकेशन। बेसिकली किस किस डिनोमिनेशन में भाई, तो ये आपको मिल जाता है सीबीएसई बोथ मीडियम, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सीबीएसई दैट मींस एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं ये पूरी की पूरी क्लासेस। एनसीईआरटी का मतलब आपको पता है कि हमारी जितनी भी स्टेट बोर्ड्स हैं वो सभी स्टेट बोर्ड्स आज के डेट में एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हैं, बट डिफरेंस इज दैट कि इधर इन इंग्लिश मीडियम और इन हिंदी मीडियम, सो दैट हमने यहां पर ये पूरी क्लासेस बनाई है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप सीबीएसई से हो, आप यहां से अपनी पूरी कोर्स कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं।
सिमिलरली अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी पूरी कोर्सेस यहां पर अवेलेबल है। आप सिर्फ क्लिक कीजिए, आपको आपका कोर्स कंटेंट मिल जाता है। अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से हैं तब तो आपके लिए एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाता है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली पूरा ही कोर्स कंटेंट डिजाइन किया गया। सिमिलरली अगर आप अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग को तो भी आप यहां आ सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के साथ में एंड यहां से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीएआईबी, जेएआईबी, तो भी यहां पर आ सकते हैं एंड इसको क्लिक करने के बाद वो अपने सेगमेंट के पूरी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं 100% फ्री। अब आप चाहते हैं अपने नॉलेज को और इंप्रूव करना, कुछ सपोर्टिव मटेरियल्स अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप लिंक को फॉलो कीजिए एंड आप परचेस कर सकते हैं यहां से ई बुक्स या फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स। तो लिंक को फॉलो कीजिए, वहां से आपको मिल जाएगी बुक्स और ई बुक्स की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब इसी तरीके से आप जैसे कि हमसे फेसबुक के साथ में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी, टेलीग्राम पे भी, यहां पे आप जुड़ करके अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे यहां से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आता है क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ। मिल रहे हैं हम अपने अगले सेशन में और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।